हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस सिविक्स क्लास 10 का दूसरा चैप्टर यानी कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि हम लोगों ने पहला चैप्टर में जो भी पढ़ा था उन्हीं सब बातों को आगे और विस्तार से जानेंगे। तो पहले चैप्टर में हमने आपको लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को समझाया था। चलिए एक बार पहले हम लोग लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर 2 नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। यानी कि लोकतंत्र में जो सत्ता की साझेदारी होती है उसकी क्या कार्य प्रणाली है, हम लोग आज जानेंगे कि लोकतंत्र में जितना भी सत्ता होता है, जितना भी पद होता है, एक MP, MLA या फिर ग्रामीण क्षेत्र का मुखिया, सरपंच, इन लोग का क्या कार्य प्रणाली है, इन लोग क्या काम करते हैं, हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं सब विषय की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सत्ता की साझेदारी होता क्या है। देखिए, सत्ता की साझेदारी एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदारी बनाया जाता है, ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस ना करे कि उनकी अवहेलना हो रही है। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि सत्ता की साझेदारी करने से ये फायदा होता है कि एक समाज में, जैसे अपना भारत देश में बहुत धर्म, बहुत वंश, बहुत जाति के लोग रहते हैं, तो हर जाति को सत्ता में साझेदारी करने का हक है। अगर हर जाति को सत्ता में साझेदारी करने का हक नहीं होगा तो जिस जाति को सत्ता में साझेदारी का हक नहीं होगा वो सोचेगा कि हमारी अवहेलना हो रही है, यानी कि सरकार हमें कोई महत्व नहीं दे रही है। इसलिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से ही फायदा है कि हर वर्ग, हर क्षेत्र में, हर जाति, हर रंग, मतलब सभी वर्गों के लोगों को सत्ता में साझेदारी करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। यानी कि चाहे वो कितना ही निचला जाति का हो या फिर कितना ही उच्च जाति का हो, सभी कोई सत्ता में साझेदारी कर सकता है। यानी कि सभी कोई पावर को हासिल कर सकता है एक नियम के तहत, उसका एक कानून कायदा है। ठीक है, और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारत में सरकार के 3 अंग है। ठीक है, देखिए सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में भी भागीदारी को अपनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सरकार का 3 अंग है। सबसे पहला विधायिका, उसका काम है कानून का पालन कराना, यानी कानून को बनाना। और जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका वो विधायिका द्वारा कानून को पालन करवाएगा, उसको पास करेगा। और अगर इन दोनों में किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसके लिए एक और संगठन है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करेगी, विधायिका और कार्यपालिका इन दोनों के कार्य में अगर कुछ गलती हो गई तो न्यायपालिका उन दोनों के कार्य को सुधारने का काम करता है। यहाँ पर विधायिका जो है, इसका जो भागीदारी है सत्ता में वो कार्यपालिका के भागीदारी से अलग है, और कार्यपालिका का सत्ता में जो भागीदारी है उसका न्यायपालिका से भागीदारी अलग है। यानी कि तीनों वर्गों का काम अलग अलग है। कोई भी वर्ग एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। इसका जो पावर है अलग है, इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है। ठीक है, तीनों को अपने अपने क्षेत्र में पावर दिया गया है, तीनों को अपना काम का अलग अलग हक दिया गया है। फिर से मैं एक बार रिवीजन कर दूं, जो विधायिका होती है इसमें MP, MLA यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों मिलकर के देश के हित में, देश के भलाई के लिए कोई भी कानून का निर्माण करते हैं, और उस कानून को लोगों तक पहुंचाने में, पालन करवाने में कार्यपालिका विधायिका का हेल्प करता है। और इन दोनों में अगर कोई गलती हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए, तो न्यायपालिका इन दोनों के गलती को सुधारता है। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। देखिए राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल अगर नहीं रहेगा तो हमेशा एक ही आदमी सत्ता पर टिका हुआ रह जाएगा। तो राजनीतिक दल के होने से यह बात स्पष्ट होता है कि सत्ता कुर्सी कभी भी एक निश्चित व्यक्ति के पास या कोई निश्चित संगठन के पास संगठित नहीं रहती है। यानी कि राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो आपस में लड़ती है। एक बार अगर सत्ता किसी के पास है तो उसके विरोध में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी भी तरह से लड़ाई करके मतलब बम बारूद या गोलाबारी से नहीं, यानी कि लड़ाई करके, वोट का लड़ाई करके सत्ता को अपने पास हासिल करने का कोशिश करेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है।
तो इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में जो सत्ता की साझेदारी होती है उसमें सबका हक है, उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम आदमी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग राजनीतिक दल को समझ लेते हैं। राजनीतिक दल लोगों के ऐसे संगठित समूह हैं जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करती है। यानी कि ऐसा लोगों का ऐसा संगठन है जो चुनाव लड़ने, उसका उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है? चुनाव लड़ना। और साथ ही साथ कि राजनीतिक में जो सत्ता है, पॉलिटिक्स में जो सीट है, जो भी पद है, उन पद को वो हासिल करने के उद्देश्य से चुनाव के फील्ड में लड़ाई करता है। ठीक है। उसके बाद उनकी आपसी लड़ाई यह साबित करती है कि सत्ता कभी भी किसी खास व्यक्ति या संगठन के पास नहीं रहता है। इससे साबित यह होता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ही अहम भूमिका, बहुत ही अहम रोल रहता है। इसलिए राजनीतिक दल लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि दुनिया में सरकार जो होता है वो दो तरह से चलता है, एक संघात्मक सरकार और एक जो होता है कि एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार में क्या होता है कि एक ही आदमी पूरे देश को चलाए, ये एकात्मक सरकार के अंतर्गत आता है। यानी कि एक ही आदमी के अधीन पूरा देश काम करे। और संघीय सरकार में क्या होता है कि देश जो है वो कई खंडों में बटा रहता है और हर खंड का अलग अलग सरकार है। जैसे अपना भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती लेवल का सरकार। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत में संघ सरकार व्यवस्था है। ठीक है। देखिए, इस चैप्टर का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है संघवाद। ठीक है, संघवाद होता क्या है? तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि भारत में जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है, वो दो तरह का, भारत में पूरे विश्व में दो तरह का गवर्नमेंट है। वैसे गवर्नमेंट को तो बहुत तरह से वर्गीकृत किया गया है, डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, थियोक्रेसी। लेकिन विशेष रूप से सरकार दो हिस्सा में बटी हुई है। क्या क्या? जो पहला हिस्सा है एकात्मक सरकार और दूसरा हिस्सा है संघीय सरकार। ठीक है, एकात्मक सरकार और संघीय सरकार। देखिए, एकात्मक सरकार में क्या होता है कि एक ही सरकार पूरे देश को चलाए, एकात्मक सरकार। और संघीय सरकार मतलब कई सारे सरकारें मिलकर पूरे देश को चलाएं। शॉर्टकट में जो एकात्मक सरकार होती है वो अकेले पूरे देश को चलाता है, और जो संघीय सरकार होता है, संघीय सरकार यह क्या करता है कि देश के शासन को खंडित कर देता है। यानी कि अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग सरकार रहेगा, चाहे वो केंद्र लेवल का हो या राज्य लेवल का हो या फिर पंचायती लेवल का हो, तो सबके पास अलग अलग कार्यभार रहेगा। ऐसा होता है संघीय सरकार व्यवस्था में। ठीक है। तो देखिए, एकात्मक सरकार क्या होता है? देश के एक स्तर पर सरकार चलती है। यानी कि इसमें एकात्मक सरकार में एक ऐसी शासन व्यवस्था है, ऐसी शासन प्रणाली है, एकात्मक सरकार की ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें देश के एक ही स्तर पर सरकार चलती है। यानी कोई एक ही आदमी, एक ही स्तर, मतलब एक ही जगह से पूरे देश को चलाया जाए। ठीक है। उसके बाद बाकी इकाइयां इनके अधीन काम करती है। यानी कि ऐसा मान लिए कि हम जैसे कोई राजा हुए, और राजा का क्या काम कि राजा पूरे प्रजा को ऑर्डर देगा, राजा ही सारा चीज करेगा। कोई नियम कानून कायदा एक राजा ही बनेगा, उसी के अधीन पूरा इकाई चल रहा है, पूरा देश चल रहा है। तो ऐसा शासन व्यवस्था होता है एकात्मक। जैसे सैनिक शक्ति, सैनिक के अधीन पूरा देश काम करता है। सैनिक शासन में क्या होता है कि एक सैनिक मिलिट्री जो कहेगा उसी के अधीन उसका पूरा देश काम करेगा, तो वो एकात्मक शासन प्रणाली में आएगा। लेकिन संघ शासन प्रणाली में ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि संघ का मतलब ही होता है कि दो या दो से अधिक। ठीक है, संघ बनाना यानी ग्रुप बनाना। तो सरकार ग्रुप के हिसाब से चलता है। ठीक है। देखिए, ऐसी शासन व्यवस्था में देश की सरकारें कई स्तर पर बटी रहती है। यानी कि जैसे अपना भारत 28 राज्यों में बटा हुआ, पहले 29 था, अभी घट के 28 हो गया। तो भारत 28 राज्यों में बटा हुआ है। तो 2800 राज्य का अलग अलग सरकार, और उन सभी को हुक्म देने वाला एक अलग सरकार,
जो केंद्र पर बैठा रहता है, और राज्य है, राज्य के लिए, हर राज्य के लिए अलग अलग सरकार, और राज्य में जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग सरकार, और डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायत है, पंचायत के लिए अलग सरकार। और एक राज्य में, जैसे अपना बिहार राज्य में हम जो भी काम करेंगे वो बिहार सरकार करेगी, दिल्ली सरकार वहां पर अपना टांग नहीं अड़ा सकती है। हाँ, केंद्र सरकार क्या होता है कि केंद्र सरकार का क्या काम है? केंद्र सरकार का काम है कि देश की भलाई कैसे करे, देश की तरक्की कैसे करे, वो पूरे देश की भागीदारी को लेगा। लेकिन राज्य सरकार एक राज्य की भागीदारी लेगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके बनाते हैं। जैसे कि एक पंचायत में अगर स्कूल बनाना है तो स्कूल बनाने का कार्य, आगे हम लोग जब सूची पढ़ेंगे तो बताऊंगा 3 तरह का सूची होता है। उसमें एक ऐसा सूची आएगा जिसमें कुछ कुछ काम को केंद्र सरकार भी करेगा और राज्य सरकार भी करेगा, और कुछ ऐसा काम होता है जिसे केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है। लेकिन दोनों में अगर टकराव हो गया तो जनता को केंद्र सरकार का बात मानना पड़ेगा। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज्यादा ताकतवर होता है, और एकात्मक सरकार में क्या होता है कि राज्य सरकार केंद्र से थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर, क्योंकि उसमें कोई एक ही स्तर पर सरकार चलती है। और इस पर क्या होता है, संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि सरकारें क्षेत्र वाइज बटी रहती है। ठीक है, देखिए ऐसी शासन व्यवस्था में देश की सरकारें कई स्तर पर बटी रहती है। सभी स्तर पर बटी इकाइयां अपने अपने स्तर पर सभी कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर सकती है। यानी कि एक राज्य में एक मुख्यमंत्री राज्य का, वो अपना स्वतंत्र होकर अपना राज्य का भलाई के लिए, अपना राज्य के हित में जितना भी काम है वो सारा काम बिना केंद्र सरकार से डरे कर सकता है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जैसे मान लिए कि नगर निगम हुआ या फिर पंचायती राज में जिला परिषद मुखिया, तो अपने स्तर से सारा काम स्वतंत्र रूप से कर सकता है। हाँ, अगर उन लोगों को कोई तकलीफ हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो वो राज्य सरकार से हेल्प ले सकता है। अगर राज्य सरकार को अगर कोई दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, तो वो केंद्र सरकार से हेल्प ले सकता है। ऐसा सिस्टम है। लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार के काम पर टांग नहीं अड़ा सकती। राज्य सरकार जो है वो पंचायती लेवल में अपना कोई भी बात अपने मन से नहीं कर सकता है। मतलब सबको पावर इक्वल दिया गया है। यही है एकात्मक और संघीय सरकार में अंतर। एकात्मक सरकार जैसे श्रीलंका में एकात्मक सरकार चलता है। ब्रिटेन, श्रीलंका, इसमें और भी बहुत सारा देश है जिसमें एकात्मक सरकार चलता है। और संघीय सरकार जैसे भारत, अमेरिका, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इस सब में क्या चलता है, संघीय सरकार चलता है। अब एक टॉपिक है संघवाद। संघवाद क्या होता है वो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। तो संघवाद या संघात्मक राज्य, देखिए क्या होता है, देश की सरकार जब किसी एक केंद्र से ना चलकर कई इकाइयों द्वारा चलाई जाती है तो उस प्रक्रिया को संघवाद कहते हैं। यानी कि जैसे अपना भारत 28 राज्यों में बटा हुआ है और 28 राज्यों का अलग अलग सरकार है, और हर राज्य में जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज गवर्नमेंट अलग है, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायत है यानी कि पंचायती राज है तो पंचायती राज वाइज उसका गवर्नमेंट अलग है। तो सभी को एक इक्वल पावर दिया गया है। इसी प्रक्रिया को हम लोग संघवाद कहेंगे। अभी हम लोग एकात्मक सरकार और संघीय सरकार पढ़े, तो संघीय सरकार और संघवाद एक ही चीज है। ठीक है, बस वो सरकार का प्रक्रिया था, इसलिए एकात्मक और संघ दो अलग अलग प्रक्रिया से बताया गया। लेकिन ये जो संघवाद है और संघात्मक सरकार दोनों एक चीज है। ठीक है, संघवाद को जो सरकार पालन करे वो संघीय सरकार कहलाएगा। जो सरकार संघवाद प्रक्रिया का पालन करे वो संघीय सरकार कहलाएगा। संघवाद सरकार का पालन कैसे होगा, जब अकेले पूरा देश को ना चला करके कई भागों में बांट दिया जाता है। जैसे मान लिया कि एजुकेशन के फील्ड में एक टीचर सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है। क्या होता है कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है। तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी संघीय शब्द का यूज होता है।
क्योंकि वहां पर भी सब्जेक्ट वाइज टीचर अलग अलग होता है। लेकिन कुछ जैसे 1 से 10th तक ऐसे इस मतलब यहां तक इस स्तर तक बहुत सारे टीचर क्या होता है कि अकेले ही सारा सब्जेक्ट को हैंडल कर लेता है। लेकिन जब यहां से आगे बढ़ेंगे 11 12 के लिए तो एक सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा सकता है। तो यही चीज सरकार में भी है। सरकार में क्या है कि कोई एक सरकार पूरे देश को नहीं चला सकता है। कोई आदमी पूरे देश को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पार्ट वाइज बांट देना पड़ेगा। एक आदमी पूरे देश को चला सकता है, लेकिन उससे क्या दुर्घटना होगी, क्या हानिकारक होगा उससे, सुनिए। जैसे मान लिए कि तमिलनाडु में तमिल रहते हैं, बांग्लादेश में बंगाली रहते हैं, और जैसे मान ले कि भारत का प्रधानमंत्री कोई अन्य जात का है और बंगाल में जो लोग हैं वो कोई अन्य जात का है, तमिलनाडु में जो कोई लोग है वो अन्य जात का है। तो अगर एक ही आदमी अगर प्रधानमंत्री ही पूरे देश को चलाए, कोई सीएम नहीं, कोई डीएम नहीं, खाली प्रधानमंत्री ही पूरे देश को चलाए, तो क्या होगा कि लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि हम गुलाम बन गए किसी एक आदमी का, हम गुलामी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा हो अगर कोई बंगाली ही हुक्म चलाए तो कहेगा कि नहीं मेरा भाई है। अगर मान लिए कि हम अपने किसी भाई को एक थप्पड़ मार दिए तो भाई मारा, और कोई तो नहीं मारा, भाई मारा। लेकिन अगर दूसरा कोई अगर बिना मतलब एक वर्ड भी बोल दे तो थोड़ा सा जलन टाइप का लगने लगता है कि वो अलग होकर के मेरे ऊपर भड़क गया। तो इसीलिए संघ सरकार बहुत ही जरूरी है। संघ सरकार में क्या होता है कि तमिलनाडु का जो सरकार है वो दिल्ली के सरकार पर, उसके कार्य पर, उसके कार्य क्षेत्र पर अपना दावा नहीं बोल सकता है। मतलब यहां पर लोगों में एक मतभेद पैदा हो जाएगा। अगर देश में संघ सरकार नहीं रहेगा तो लोगों में एक मतभेद पैदा हो जाएगा। कहेगा तू तो फलना जाति का और मेरे ऊपर आके राज करेगा। कल मैंने पढ़ाया कि अभी एक वाक्य का प्रयोग हो रहा है कि वोट और बेटी अपने जात वालों को दो। यानी कि यहां पर अभी क्या हो कि जाति के आधार पर देश चल रहा है। तो इसी को देखते हुए देश में संघ शासन व्यवस्था चल रही है। जैसे अगर मान लिए कि किसी देश में कोई सरकार बना तो चाहेगा कि मेरा ही जाति का सरकार बने, तो मेरा जाति को ज्यादा देखेगा। तो इसीलिए इन्हीं सब चीज को देखते हुए, वैसे जाति पाति तो सरकार में संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि फलना जाति उठेगा, मतलब कोई भी, सबको सीट वाइज हक दिया गया है सत्ता में साझेदारी करने का। तो इसीलिए लोकतंत्र में संघवाद शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संघवाद से क्या होता है, संघात्मक राज से क्या होता है, देश के बीच में, देश के लोगों में तनाव पैदा नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है। इसलिए जो शब्द है संघवाद शब्द है, इस शब्द का लोकतंत्र में बहुत ही अहम रोल है, अहम भूमिका है। कल हम लोग जानेंगे कि भारत में जो सरकार होती है दोहरी सरकार होती है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि भारत में सरकार दोहरी, देखो एक हरी भी होता है, मतलब उसमें क्या होता है कि एक ही सरकार, और दोहरी में जैसे भारत में मुख्य रूप से दो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। कानून जो बनाएगा केंद्र सरकार भी कानून बनाएगा, राज्य सरकार भी बनाएगा। लेकिन केंद्र सरकार कहां कानून बना सकता है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।